नेटफ्लिक्स, जो कंपनी एक समय ओटीटी की दुनिया को डोमिनेट कर रही थी, आज वो काफी बड़े लॉस में है। नेटफ्लिक्स ने रिवील किया कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने 2.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को लॉस किया है और उनका स्टॉक प्राइस भी $350 से घटकर आज $218 तक आ चुका है, जो कि काफी बड़ी बात है। और यही नहीं, नेटफ्लिक्स की रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले महीनों में उनके 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स को छोड़कर जाने वाले हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ओटीटी कंपनी नेटफ्लिक्स आज तेजी से अपने सब्सक्राइबर्स को लूज कर रही है और इस पूरी केस स्टडी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। Tonight, streaming giant Netflix announced it was still losing subscribers. Nearly a million people cancelled their subscriptions with Netflix in the past 3 months. But that squeeze has a cost. A lot of viewers are losing interest. Instead, they're exploring new streaming platforms. Netflix now is facing competition that it didn't see 10 years ago or even 5 years ago. नेटफ्लिक्स की शुरुआत होती है 29 अगस्त 1997 में बाय रीड हेस्टिंग्स एंड मार्क रैंडोल्फ इन कैलिफोर्निया। ये कहा जाता है कि एक दिन रीड हेस्टिंग ब्लॉकबस्टर से अपोलो 13 नाम की डीवीडी रेंट पर लेते हैं, जिसे वो टाइम पर रिटर्न करने में फेल हो जाते हैं। इस चीज की वजह से ब्लॉकबस्टर उन्हें $40 का फाइन चढ़ा देती है एज लेट फीस। ब्लॉकबस्टर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो रेंटल इंडस्ट्री थी, जिसका $3.91 बिलियन का रेवेन्यू था और उसके यूएस में 6000 से भी ज्यादा स्टोर्स थे। उस $40 के फाइन से रीड हेस्टिंग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो अपनी खुद की कंपनी ओपन करने का डिसाइड करते हैं। उस समय डीवीडी प्लेयर्स की बजाय वीएचएस मार्केट को डोमिनेट कर रही थी और सिर्फ 2% अमेरिकन के घर पर डीवीडी प्लेयर था। साल 1990 से 2000 के बीच में टेक्नोलॉजी में लगातार काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट आता है और लोग फाइनली वीएचएस से डीवीडी प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। रीड हेस्टिंग इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं और वो अपने दोस्त मार्क रैंडोल्फ के साथ मिलकर अपनी खुद की डीवीडी रेंटल कंपनी स्टार्ट कर दे विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ $2.5 मिलियन। एंड फाइनली साल 1998 में Netflix.com दुनिया की सबसे पहली इनमेल डीवीडी रेंटल साइट ओपन होती है, वो भी सिर्फ 30 एम्प्लॉयज और 925 टाइटल्स के साथ। पर ये ब्लॉकबस्टर से काफी अलग थी, जहां पर आपको किसी फिजिकल स्टोर पर जाना पड़ेगा अपनी मनपसंद डीवीडी को खरीदने के लिए। नेटफ्लिक्स से आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अपनी मनपसंद डीवीडी को ऑर्डर करा सकते हो, जो कि मेल के जरिए 2 से 3 दिन के अंदर आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी और उसे यूज करने के बाद आप मेल के जरिए ही वापस रिटर्न भी करा सकते हो। इनका आइडिया उस टाइम के हिसाब से काफी यूनिक और कंफर्टेबल भी था, पर यहाँ भी वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव ब्लॉकबस्टर को फेस कर रहे थे, बिकॉज ब्लॉकबस्टर पहले से ही काफी पुरानी और रेपुटेटिव कंपनी थी और नेटफ्लिक्स ने बस अभी शुरुआत ही करी थी। साल 1999 में नेटफ्लिक्स शिफ्ट होती है अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर, वो भी सिर्फ $10 पर मंथ विद अनलिमिटेड डीवीडी, कि आप इनका सब्सक्रिप्शन लो और जितनी मर्जी डीवीडी यूज कर पाओ। ब्लॉकबस्टर को डायरेक्ट कंपटीशन देते हुए ये लोग अपने टैगलाइन में ही ऐड करते हैं नो लेट फीस। आप जब तक चाहे इनकी डीवीडी को अपने पास रख सकते हो और अपनी मर्जी से ही रिटर्न भी करा सकते हो। साल 2000 ये वो साल है जिसमें .com बबल बर्स्ट होता है, जिसमें काफी कंपनीज को भारी नुकसान होता है, जिसमें हमारी नेटफ्लिक्स भी आती है। उस टाइम पर नेटफ्लिक्स की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो अपने आप को ब्लॉकबस्टर को $50 मिलियन में सेल करने का ऑफर रखती है, पर ब्लॉकबस्टर के सीईओ नेटफ्लिक्स का ये ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं और उनके काफी मजाक भी उड़ाते हैं, बिकॉज उन्हें नेटफ्लिक्स पर कभी भरोसा ही नहीं था। और यहाँ से ही नेटफ्लिक्स का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, बिकॉज इट्स नाउ गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ब्लॉकबस्टर के इस लेट फीस से ऑलमोस्ट हर इंसान फ्रस्ट्रेटेड था और नेटफ्लिक्स की इसी स्ट्रेटेजी और प्रॉपर मार्केटिंग की वजह से वो काफी तेजी से ग्रो हो रही थी। यहाँ तक कि साल 2001 में नेटफ्लिक्स ने 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को गेन कर लिया और साल 2004 में नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू $500 मिलियन से भी ज्यादा हो गया। नेटफ्लिक्स की तेजी से बढ़ती ग्रोथ को देखकर ब्लॉकबस्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रियलाइज करते हैं कि डीवीडी रेंटल इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी है और कैसे लोग वीएचएस को छोड़कर डीवीडी प्लेयर्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं। और ब्लॉकबस्टर भी इसी चीज को देखकर 2006 में अपनी खुद की डीवीडी रेंटल सर्विस स्टार्ट करते हैं, जो कि नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पहले साल में ही 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को गेन कर लिया था, जिसकी वजह से 2007 में नेटफ्लिक्स को 55,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को लॉस होता है और वो अपने सब्सक्राइबर्स को दिन पर दिन लूज करती जा रही थी। ब्लॉकबस्टर की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है उनकी डिलीवरी सर्विस। जहां नेटफ्लिक्स किसी डीवीडी को डिलीवर करने में 2 से 3 दिन का टाइम लगाती थी, ब्लॉकबस्टर उसी सेम डीवीडी को 2 से 3 घंटे के अंदर डिलीवर कर सकती थी, उनके लार्ज नंबर ऑफ स्टोर्स की वजह से। और इस चीज में नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर को कभी कॉम्पीट नहीं कर सकती। नेटफ्लिक्स के इस लॉस को देखते हुए जेपी मॉर्गन्स के एनालिस्ट बार्टन क्रॉकेट भी यहाँ पर अपने एक स्टेटमेंट पुट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि नेटफ्लिक्स इज फेसिंग टफर कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्लॉकबस्टर देन ओरिजिनली एक्सपेक्टेड। इनकी इस स्टेटमेंट की वजह से नेटफ्लिक्स का स्टॉक प्राइस 5% तक गिरा था और नेटफ्लिक्स काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाती जा रही थी।
पर नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर एक अलग ही गेम खेला। उन्होंने देखा कि इंटरनेट का यूज दिन पर दिन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इस चीज को देखते हुए साल 2007 में नेटफ्लिक्स अपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट करती है और ये वही नेटफ्लिक्स है जिसे हम आज के टाइम पर जानते हैं, विच इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी। और वो अपना पावरफुल एल्गोरिथम को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ रुपीस तक खर्च करती है, जो कि आपको आपकी मनपसंद मूवी दिखाता रहेगा और नेटफ्लिक्स के साथ आपके अटैचमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाता रहेगा। नेटफ्लिक्स से कंपटीशन के चक्कर में ब्लॉकबस्टर अपने काफी ज्यादा पैसे खर्च करती है, यहाँ तक कि ब्लॉकबस्टर की 16% ऑफ द रेवेन्यू उनकी लेट फीस से आती थी, जिसे वो पूरी तरह से कट ऑफ कर देती है। और उनके इस एक डिसीजन की वजह से ब्लॉकबस्टर काफी ज्यादा कर्जे में जाने लगती है और काफी कर्जे में होने के बाद ब्लॉकबस्टर अब कुछ नया ट्राई भी नहीं कर सकती और धीरे धीरे ब्लॉकबस्टर $1 बिलियन के साथ बैंकरप्ट हो जाती है। अब नेटफ्लिक्स के यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं बचा है तो उसकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता और नेटफ्लिक्स की ग्रोथ दिन पर दिन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही थी और कोविड के आने के बाद नेटफ्लिक्स की ग्रोथ में और भी काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिला। पर 2021 से नेटफ्लिक्स का यूजर बेस दोबारा काफी तेजी से दिन पर दिन घटता जा रहा है एंड नेटफ्लिक्स अगेन स्टार्टेड लूजिंग सब्सक्राइबर्स। तो अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि नेटफ्लिक्स क्यों अपने सब्सक्राइबर्स को दिन पर दिन लूज करती जा रही है और इसके पीछे इसके क्या क्या मेन रीजंस हैं। नंबर 1, पैंडेमिक। लॉकडाउन की वजह से नेटफ्लिक्स की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया। घरों में बंद होने की वजह से टाइम स्पेंड करने के लिए नेटफ्लिक्स एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। नेटफ्लिक्स की रिपोर्ट के हिसाब से लॉकडाउन के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में 16 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने नेटफ्लिक्स पर अपना अकाउंट बनाया। और इसके साथ साथ एक एग्जांपल हम जूम का भी ले सकते हैं। जूम जिसे पहले मेजोरिटी ऑफ द लोग नहीं जानते थे, वो पैंडेमिक की वजह से एक दिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऐप बन गया। यहाँ तक कि जूम का स्टॉक प्राइस पैंडेमिक के दौरान $559 तक पहुंच गया था, जो कि अब सिचुएशन नॉर्मल होने पर लगातार गिरकर $120 के करीब आ चुका है। इस बात से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पैंडेमिक की वजह से नेटफ्लिक्स और इसके जैसे ही और OTT प्लेटफॉर्म पर कितना ज़्यादा असर हुआ था, जो कि अब सिचुएशन नॉर्मल होने पर पहले के जैसे होते जा रहे हैं। नंबर 2, वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन वार के चलते नेटफ्लिक्स ने अपनी सभी सर्विसेज रशिया में सस्पेंड कर दी, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर 7 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का लॉस हुआ और नेटफ्लिक्स की मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू यूके और रशिया से ही आती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि नेटफ्लिक्स में एक सडन डिक्लाइन देखने को मिला। नंबर 3, कॉम्पिटिटर्स। जैसे हमने नेटफ्लिक्स की केस स्टडी में देखा कि नेटफ्लिक्स की स्टार्टिंग में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर था, जो कि हर चीज़ में नेटफ्लिक्स को कॉम्पीट कर रहा था। ऐसी आज के टाइम में ये सिमिलर रोल प्ले कर रही हैं मैनी जायंट स्ट्रीमिंग कंपनीज, जिसमें आती है अमेजॉन, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, HBO, जो कि नेटफ्लिक्स को बुरी तरह से कंपटीशन दे रही हैं। पर इस टाइम सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, बिकॉज जहाँ पर नेटफ्लिक्स सिर्फ स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ये जायंट कंपनीज स्ट्रीमिंग के साथ साथ और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, वो भी नेटफ्लिक्स से कम प्राइस में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार स्ट्रीमिंग के साथ साथ लाइव क्रिकेट देखने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अमेजॉन प्राइम भी अपने सब्सक्रिप्शन से फास्ट डिलीवरी, अमेजॉन म्यूजिक और अमेजॉन के प्रोडक्ट्स पर लेटेस्ट डील्स और ऑफर्स भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से लोग नेटफ्लिक्स के बजाय डिज्नी प्लस हॉटस्टार या फिर अमेजॉन प्राइम के सब्सक्रिप्शन लेना प्रेफर करते हैं। और इसके साथ हम अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जो कि है पॉइंट नंबर 4, पासवर्ड शेयरिंग एंड पायरेसी। दुनिया में 22 करोड़ लोग नेटफ्लिक्स का यूज करते हैं, जिनमें से 10 करोड़ लोग फ्री में नेटफ्लिक्स का यूज करते हैं अपने पासवर्ड को एक दूसरे से शेयर करके, और ये काफी बड़ा अमाउंट है, जिससे नेटफ्लिक्स को काफी ज्यादा नुकसान होता है। पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अमेजॉन प्राइम में भी तो लोग अपने पासवर्ड शेयर करते हैं, तो उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? अमेजॉन को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उनका मेन मोटिव आपको अमेजॉन इकोसिस्टम से जोड़े रखना है, ना कि इससे पैसे कमाना। अगर आप अमेजॉन प्राइम के सब्सक्राइबर हो तो काफी ज्यादा चांस है कि आपको प्रोडक्ट किसी और प्लेटफॉर्म के बजाय अमेजॉन से ही ऑर्डर करोगे और आपके दोस्त भी आपके अमेजॉन प्राइम अकाउंट से ही ऑर्डर करेंगे। तो ये ही यहाँ पर अमेजॉन की बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो उनके लिए पासवर्ड शेयरिंग कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अमेजॉन के पास अपनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, बल्कि नेटफ्लिक्स के पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि उनका सब्सक्रिप्शन लेकर। तो नेटफ्लिक्स के लिए पासवर्ड शेयरिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पूरी केस स्टडी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, ऑलवेज हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। ये सिर्फ बिजनेस की दुनिया में नहीं, हमारे रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो शुरू से ही अपने वन सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहती है। अनलाइक हम और OTT प्लेटफॉर्म को देखें, जैसे अमेजॉन प्राइम और HBO, इनके पास अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। अगर किसी भी वजह से इन्हें नेटफ्लिक्स जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो ये आसानी से सर्वाइव कर पाए।
पर नेटफ्लिक्स पूरी तरह से ही अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर ही डिपेंड थी, इसलिए उसे इतने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेसन नंबर 2, चेंज इज नेसेसरी। ब्लॉकबस्टर के बैंकरप्ट होने का मेन रीजन क्या था कि उन्होंने टाइम के साथ साथ अपने बिजनेस मॉडल में कोई चेंज नहीं लाया। वो हमेशा अपने पुराने बिजनेस मॉडल पर ही वर्क करते रहे। एज रिजल्ट की बाद में वो चाह कर भी अपने बिजनेस को नहीं बचा पाए। पर नेटफ्लिक्स लोगों के कंफर्ट और बदलते ट्रेंड के हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करती रहती है। अब ये देखा जाता है क्या नेटफ्लिक्स इस बार भी अपने बिजनेस को बचा पाएगी। लेसन नंबर 3, डोंट टेक योर कॉम्पिटिटर लाइटली। साल 2000 के टाइम पे देखें तो ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स का $50 मिलियन का ऑफर रिजेक्ट किया था। उन्हें शुरू से ही नेटफ्लिक्स पर भरोसा नहीं था, पर आज उसी कंपनी की वजह से नेटफ्लिक्स को तो हर कोई जानता है, पर ब्लॉकबस्टर का आज नामो निशान तक नहीं है। और ऐसे ही नेटफ्लिक्स पहले दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी थी, पर आज के टाइम पे अमेज़न और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल चुकी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर की तरह पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगी, बिकॉज नेटफ्लिक्स एक ऐसी कंपनी है जिसने काफी बार अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला है। अब ये देखा जाता है कि नेटफ्लिक्स अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपने बिजनेस मॉडल में क्या क्या चेंज ला सकती है। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।